चलिए, कितना हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैट्स? गुड आफ्टरनून एवरीवन। कितना हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैट्स आप लोग के? लगभग पूरा। कंडक्टर्स भी हो चुका है। आवाज नहीं आ रही है। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्जेस स्टार्ट हुआ है, अभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाकी है। अभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है, बट गॉस थ्योरम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया कितना हुआ है। तो एक तो आज की क्लास में आपकी जो शीट है उसका कुछ डिस्कशन होना बाकी है। फ्लक्स हो गया, आई अंडरस्टैंड। सार्थक इज सेइंग 1 to 40। सर ने कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए थे बताओ तो मेरे को। 1 to 40 करके आए हो आप लोग? चलिए, 1 to 40 ऑफ क्वेश्चन बैंक ओनली ना? एक से 40 सवाल क्वेश्चन बैंक के दिए थे ना? चलिए, अपने अपने क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेता हूँ। और मेरे को 5 मिनट दो, मैं पानी का बॉटल भर के आता हूँ, फिर 1 से 40 सवाल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन बैंक, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 80 सिंगल चॉइस करेक्ट है। चलो 1 to 20 के अपने डाउट्स बोलो, 1 to 20 के अपने डाउट्स बोलो। अरे अरे आराम से आराम से आराम से। फर्स्ट, फिफ्थ, 13, निपुण निपुण आपका डाउट समझ नहीं है, आपने 143 लिखा है, 143 लिखा है, 14 और 3 लिखा है, क्या लिखा है? 10th and 13th, 4th, 3, 5, 7, 10, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 20, 4, 8, 12, 13, 14, 4, 8, 12, 13, 14, 9th, 10th, 9th नहीं आया है। देखो सारे आ गए हैं, जो जो आप लोग के डाउट्स थे ऑलमोस्ट आपने सारे ही क्वेश्चन पूछ डाले हैं, कोई सा नहीं आया तो देखो। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 में से 13 सवाल तो आप पूछ ही चुके हो। 6th और 13th, 6th नहीं आया ना, 6th नहीं आया तो ये लो एक और आ गया। 15th भी नहीं आया है क्या? 15th भी नहीं आया, तो बेटा इतने डाउट्स क्यों आ रहे हैं? आउट ऑफ 20 आप लोगों ने टोटल, अरे सर ऐसे तो पूरी क्लास डिस्कशन में चली जाएगी, 20 क्लास में हुआ है, 15 डिस्कस हो चुका है, तो जो चीज डिस्कस हो चुकी है वो भी नहीं आ रही है, और इतने डाउट्स क्यों आ रहे हैं? वन 150 स्टूडेंट्स हैं, अरे 150 जने कहाँ बैठे हैं अभी? 120, अरे बात वो नहीं है सर, कुछ क्वेश्चन क्लास में हुए हैं, 20 तो ऑलमोस्ट सारे पहले डिस्कस हो चुके हैं। पहले 20 सवाल आप बोल रहे हो डिस्कस हो चुके हैं क्लास के अंदर, बट 20 में से 15 सवाल तो आप पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर आप लोगों ने क्वेश्चन आधे सवाल तो शेखर सर पहले ही करा चुके हैं, तो ये आधे सवाल से ज्यादा क्यों पूछ रहे हो आप? चलिए खैर एनीवेज, आप लोगों ने पूछा है तो मेरा काम है बताना, तो एक एक करके क्वेश्चंस एक एक करके देख लो सारे क्वेश्चन। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट। बट इतने क्वेश्चंस आने बेटा नॉट अ गुड साइन। आई डोंट नो कहाँ लैक हो रहे हो आप। चलो भाई डिस्कस हो गए हैं फिर भी डाउट पूछ रहे हो, तो डिस्कस हुए तो समझ क्यों नहीं आया? समझ नहीं आया तो आता आप वापस पूछा क्यों नहीं? चलो देखो भाई, मेरा काम है बताना, आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। और अगर आपको इतने डाउट्स आ रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग जो भी शेखर सर के वीडियोस हैं उनको दोबारा वॉच करो एक बार। दोबारा वॉच करोगे तो हो सकता है कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में बैठेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है
आज सर ने 40 क्वेश्चन डिस्कस होंगे या थ्योरी भी होगी सर? अब सर ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो तो हिंदी में एग्जैक्ट बने हुए हैं, मेरे को नहीं पता इतनी सारी चीजें आप क्या बोल रहे हो। शौर्य आज सर ने 40 क्वेश्चन डिस्कस होंगे या थ्योरी भी होगी? नहीं बेटा, आज सिर्फ प्रैक्टिस हो गया। अगर पहले 40 सवाल डिस्कस हो गए तो इस क्वेश्चन बैंक की आगे के 40 के आगे मैं आपको क्वेश्चन करने को बोलूंगा या मैं ही बताऊंगा कर कर कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो ये सवाल अच्छा था एंड सो ऑन। चलो सबसे पहले पहला सवाल ध्यान दो इधर। Two identical conducting sphere having charge of opposite sign attract each other with a force 0.108 when separated by 0.5. The spheres were connected by a conducting wire which is then removed and thereafter they repel each other with a force 0.06. The initial charges are okay. ये एक स्फेयर है, ये दूसरा स्फेयर है, दोनों आइडेंटिकल स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है। इसके ऊपर मैं चार्ज मान लेता हूँ Q1 है, इसके ऊपर चार्ज मैं मान लेता हूँ Q2 है। अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अज्यूम कर लेते हैं अपन कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव? Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड। तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इनके बीच का सेपरेशन है, ये रहा। दोनों के सेंटर के बीच का अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू 0.108 है, ये वाली वैल्यू 0.108 है जब डिस्टेंस कितना है 0.5। एक इक्वेशन तो ये है। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है तो फाइनल इसके ऊपर चार्ज मान लेता हूँ कुछ Q1 आ गया, इसके ऊपर चार्ज कुछ Q2 आ गया और दोनों रिपेल कर रहे हैं तो Q1 Q2 मस्ट बी ऑफ सेम साइन। तो अभी फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है? अभी फोर्स ऑफ रिपल्शन है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है? 0.036। ये दो चीजें समझ में आती है। उसके अलावा एक बात बताओ मेरे को, अज्यूम कर लो कि पॉजिटिव ज्यादा थे, अज्यूम कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, तो अभी Q1 प्लस Q2 अगर पॉजिटिव पहले ज्यादा थे तो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 माइनस Q2। हाँ या ना? चार्ज कंजर्वेशन। यस और नो? और उसके अलावा क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों सिमिलर थे, दोनों सिमिलर थे तो दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होगी? हाँ या ना? तो वहां से क्या मैं बोल सकता हूँ कि Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा? हाँ या ना? इतनी बात समझ आती है? तो बस Q1 इक्वल टू Q2 मैं मान लेता हूँ उसकी वैल्यू है Q। अगर ये अज्यूम किया मैंने कि Q1 पॉजिटिव है और ये ज्यादा है, ये डोमिनेट कर रहा है अगर, तो 2 टाइम्स ऑफ Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहां से देखो ध्यान से, K अपॉन R स्क्वायर, K अपॉन R स्क्वायर Q1 Q2 एक इक्वेशन, 2Q इक्वल टू दिस यहाँ पर रखूंगा तो Q1 माइनस Q2 की एक और इक्वेशन आएगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल Q1 Q2 के लिए सॉल्व कर सकते हो? हाँ या ना? यस और नो? तो बस आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। आपने क्या अज्यूम किया है कि Q1 पॉजिटिव है, डोमिनेट कर रहा है, उससे आपने आंसर मैच किया, एक पार्ट आ जाएगा क्योंकि आंसर के अंदर प्लस माइनस और माइनस प्लस है।
तो एक बार मान लो कि ये ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और दूसरी बार में तुम मान लो कि ये डोमिनेट कर रहा है तो दूसरा वाला रिजल्ट आ जाएगा। करने का तरीका यही होगा। चलो यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? ये कौन है? शिवम बोहरा। यहां तक समझ आया शिवम? ठीक है। अब आगे देखो, स्टार्टिंग में पहली लाइन क्या है कि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है। अब अगर दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो दोनों पे चार्ज फाइनली सेम होंगे, हाँ या ना? मतलब Q1 और Q2 तो बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब यहाँ पर मेरे को क्या रिजल्ट मिला कि Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0.036। K की वैल्यू पता है मेरे को 9 इंटू 10 टू द पावर 9। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे को 0.5, तो यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, मतलब मेरे को Q मिल गया। एक बार Q पॉजिटिव आया, एक बार Q नेगेटिव आया। एक बार जब मैंने इस Q1 को पॉजिटिव रखा था तो यहाँ पर पॉजिटिव रखूंगा मैं, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास में Q1 Q2 की ये है, और एक और इक्वेशन Q1 माइनस Q2 की ये है। दो इक्वेशन Q1 Q2, दो वेरिएबल Q1 Q2 में सॉल्व करके Q1 और Q2 नहीं निकाल सकते हो? अब बताओ। तो ये तो कब आया, जब मैंने यहाँ पर Q1 को डोमिनेट करता था, मैंने यहाँ पर इसको पॉजिटिव अज्यूम किया था। हो सकता है ये डोमिनेट कर रहा हो, ये डोमिनेट कर रहा हो तो Q नेगेटिव आ जाएगा, मैं दूसरा वाला केस ले लूंगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। यस और नो जागृत दादी? अब आया या नहीं आया अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। आगे की कैलकुलेशन आपको करनी है, और अगर कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हो तो बोलो, वो भी मैं कर देता हूँ। कंडक्टिंग वायर से चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। अरे चार्ज ट्रांसफर होगा तभी तो Q1 Q2 होगा भाई। मान लो इसके ऊपर पहले 100 कूलम का चार्ज है मान लो, और इसके ऊपर 50 का है, तो -50 इस 50 को खा जाएंगे, बचे कितने? +50। +50 के 25 25 दोनों पे आ जाएंगे। आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो शुरुआत में तो Q1 Q2 अलग अलग होंगे, बाद में Q1 और Q2 सेम होंगे क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर। आगे बढ़ सकता हूँ? यस और नो? फर्स्ट के बारे में आप लोग का डाउट आया है, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन बोलता है अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है इन तीन अलग अलग पॉइंट पर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, थर्ड क्वेश्चन का जो थ्योरी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे Q, ये कोई सा भी एक पॉइंट है x, y, z,
तो बताओ मेरे को इस O पॉइंट से लेके और इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q विल बी व्हाट, KQ अपॉन OP का स्क्वायर इनटू OP के अलोंग यूनिट वेक्टर। ये चीज समझ आती है हाँ या ना? थर्ड क्वेश्चन जिसने भी पूछा है ये चीज समझ आती है, यस और नो? भाई ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो धक्का वाली होगी कितनी, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और ओपी वेक्टर को, ओपी यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपी वेक्टर अपॉन मॉड ओपी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ गया, KQ अपॉन OP का होल क्यूब इनटू OP वेक्टर। ऐसे अगर मैं एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिखूं तो KQ अपॉन, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो ओपी आया, होल क्यूब इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये मैंने ये लिख दिया है, ऐसे ही भी लिखो और EC लिखो और चेक कर लो। ये ऐसे लिख दिया मैंने, अब EB भी लिख देता हूँ, KQ अपॉन अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का होल क्यूब इंटू आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब नहीं कर सकते हो क्या? थर्ड क्वेश्चन, A और B इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखो, देखो 0 आ रहा है क्या, 1 + 2 - 3, हाँ तो पहला तो करेक्ट है। और दूसरे के लिए मैग्नीट्यूड की बात कर रही है तो मैग्नीट्यूड देख लो। अब कर लोगे या और आगे तक सॉल्व करूं थर्ड क्वेश्चन को, बताओ। जिसका भी डाउट था आगे बढ़ सकता हूँ, यस और नो? चलिए थर्ड के बाद में है फोर्थ। Two identical point charges are placed at a separation L. P is a point on the line joining the charge at distance x from any one charge. The field is E. E plotted versus x. Okay. Easy question again. बीच में null point आ रहा होगा, हाँ। थर्ड कोई कॉपी कर रहा है या मिटा दूं? जिसका भी डाउट था स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है ना, मिटा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। Two identical point charges are placed at separation L. P is a point on the line joining the charges. एक बात बताओ मेरे को, ये Q है, ये Q है, सेंटर पर इसका धक्का राइट की तरफ, इसका धक्का लेफ्ट की तरफ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। और जब मैं इस Q के एकदम नजदीक पे आऊंगा तो इसका धक्का तो जबरदस्त होगा, क्योंकि KQ अपॉन ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा है, धक्का राइट की तरफ मतलब पॉजिटिव। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो इसका धक्का जोरदार लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, तो नीचे चले जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ तो सर नोट्स में ग्राफ बनवाया है, तो वही तो, इतने डाउट्स नहीं आने चाहिए बेटा। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो और क्लास में आपको चीजें समझ में आती है तो इतने डाउट नहीं आने चाहिए। फोर्थ के बाद में आया आपका डाउट, फोर्थ के बाद में आपका डाउट आया फिफ्थ। A particle of mass m charge q amplitude, बताओ मेरे को, जब SHM के अंदर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पार्टिकल होता है, जब SHM में पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है?
बोलो। मैक्सिमम होता है। और फोर्स क्या होता है? QE। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? E0 साइन ओमेगा। तो बताओ फोर्स की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो साइन ओमेगा t 1 हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू व्हाट? m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड a। सॉल्व करने पे एम्पलीट्यूड आ जाएगा QE नॉट का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी QE नॉट अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आई? हाँ या ना? तो 1 to 5 all done. Let's move on to 6th. First done, fifth done, third done, fourth done. Sixth question देखो। -2q plus 2q minus q plus q. Four charges are arranged at the corner of a square ABCD as shown. The force on a positive charge kept at the center of the square. सेंटर पर एक पॉजिटिव क्यू रख दिया है। पॉजिटिव क्या है मेरे को नहीं पता, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देता है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा इधर। ये पॉजिटिव तो यहाँ पर डबल पॉजिटिव, तो ये जो धक्का है, ये जो एरो है उसका डबल एरो बनेगा यहाँ पे। मतलब इधर एरो ये है और इधर एरो ये है, तो नेट एरो इधर की तरफ रह जाएगा। नेट एरो इधर की तरफ रह जाएगा, हाँ या ना? मतलब ये वाली वैल्यू अगर f थी तो ये वाली वैल्यू 2f हो जाएगी, तो नेट आ जाएगी इधर की तरफ f। माइनस क्यू इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा f से, तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा 2f से, तो नेट इधर रह जाएगी f। तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो √2f लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। आंसर चेक करो। परपेंडिकुलर टू द साइड AB, करेक्ट। सिक्स्थ के बाद में आ जाते हैं सेवेंथ पे। सिक्स्थ के बाद में आ जाते हैं सेवेंथ पे। मिटा रहा हूं ये। हाँ शिवम, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन भी क्लास में हुआ था। अब आई डोंट नो ना क्लास के अंदर क्या हुआ है। अगर मैंने बताया था क्लास के अंदर तो मैं भी बताता ही नहीं है, वो तो क्लास में बताया था ना। एनीवेज, आपकी प्रैक्टिस क्लास है तो जो आपसे नहीं हो रहा है वो मैं बताऊंगा। ऐसे आप सारे क्वेश्चन पूछोगे मैं सारे बताऊंगा, बट अगर आप सारे पूछोगे तो आप अपने पार्ट पे बहुत, क्या कहते हैं, बहुत पीछे हो जा रहे हो अगर इतने डाउट्स पूछते हो तो। डाउट्स जितने कम आएंगे आईआईटी के उतने नजदीक आप हो। डाउट जितने कम आएंगे, और एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, चार बार में नहीं हुआ, अरे मैं पूछूं क्यों, मैं खुद से करूंगा, मैं खुद से क्यों नहीं कर पा रहा। डाउट जितने कम आएंगे उतने आईआईटी के नजदीक होंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, two free positive charges 4q and q are what q negative to achieve equilibrium for the entire system where it should be placed. Okay, अरे आयुष, हाँ आपकी बात सही है, आई अग्री के नोट्स खोल के देख सकते हो, जो नहीं आ रहा है नोट्स खोल के तो देखना ही चाहिए आपको। एनीवेज देखो, ये है Q, ये है 4Q, ये दोनों फ्री है। अगर इन दोनों को मैं छोड़ दूं तो ये राइट की तरफ रवाना हो जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ रवाना हो जाएगा। अब मेरे को ये डॉटेड लाइन के ऊपर यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर एक और चार्ज रखना है Q। कहां पर रखूं और कितना रखूं, कहां और कितना रखूं, ताकि ये Q, ये छोटा Q, ये छोटा 4Q, तीनों के तीनों अपनी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में रहे। तो चलो मेरे पास में दो ऑप्शन है, ये Q या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो पहले मैं Q को पॉजिटिव लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, तो ये Q पॉजिटिव है, यहाँ पर रखा।
तो ये पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव मिलके इसको धक्का दे देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। मतलब अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये यहाँ पर तो नहीं रह सकता। ठीक है भाई, चार्ज पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर नहीं रह सकता। ये वाला केस को मैंने एक्सक्लूड कर लिया। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर रखा है मैंने प्लस क्यू, तो ये दोनों पॉजिटिव मिलके फिर इसको धक्का दे देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। यहाँ पर रखता हूँ मैं प्लस का क्यू, तो ये 4q और ये q मिलके इसको धक्का दे देंगे। मतलब चार्ज पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता है। ये बात समझ आई हाँ या ना? ये बात समझ आई हाँ या ना कि चार्ज पॉजिटिव तो कतई नहीं हो सकता है। अब मैं Q को नेगेटिव रखता हूं, तो अगर मैंने Q को नेगेटिव यहाँ रखा तो ये पॉजिटिव दोनों मिलके इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब ये यहाँ पर नहीं रह सकता। मतलब अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर तो नहीं रह सकता। सिमिलरली अगर मैंने चार्ज नेगेटिव यहाँ रखा तो ये दोनों पॉजिटिव मिलके इसको लेफ्ट की तरफ खींच लेंगे। मतलब ये वाला चार्ज यहाँ पर भी नहीं रह सकता। हाँ, अगर मैं इस Q चार्ज को जो कि नेगेटिव है यहाँ रखता हूँ, तो देखो ध्यान दो, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव राइट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव इसको राइट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव इसको लेफ्ट की तरफ धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है राइट की तरफ, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, तो एक सिचुएशन मेरे पास में बनी है ये वाली। अब इसको थोड़ा सा अपन जूम करके देख लेते हैं। मेरे को पता है ये चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सारे के सारे इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं। तो बताओ, अभी मैंने जो पिक्चर थी उसको छोटी कर दी। क्या छोटी कैसे करी? मेरे पास में यहाँ पर 3 सेगमेंट थे, 1 2 3। एक 4q के राइट वाला, एक q और 4q के बीच वाला, एक q के लेफ्ट वाला। तो 3 सेगमेंट थे। हो सकता है ये q पॉजिटिव होता तो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे एक्सक्लूड कर लिया, कतई नहीं हो सकता। नेगेटिव यहाँ पे नहीं, यहाँ पर नहीं, नेगेटिव ले लेके यहाँ पर रह सकता है अगर मेरे को तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए तो। ये चीज एकदम माइंड में क्लियर है? हाँ, यस और नो? तो अब देखो, इधर ध्यान दो, ये वाला डिस्टेंस अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस l माइनस एक्स है। इस q को ये अट्रैक्ट कर रहा है लेफ्ट की तरफ, 4q अट्रैक्ट कर रहा है राइट की तरफ। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करना है, q into q अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू kq into 4q अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करके x आ जाएगा और वही नेट फोर्स 0 कर लेता हूँ, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर लेता हूँ, तो ये माइनस क्यू अट्रैक्ट कर रहा है कितने से? के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये रिपेल कर रहा है के क्यू इंटू 4q अपॉन एल स्क्वायर से। एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, स्मॉल क्यू के टर्म्स में आ जाएगा कैपिटल क्यू। और फाइनल आंसर में मैं नेगेटिव लगा के दे दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि जो कैपिटल क्यू है वो तो मैंने नेगेटिव ही माना है। कॉपी कर लो, ये था आपका 7th क्वेश्चन। क्लियर है या डाउट है? आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए, 7th के बाद में आपका डाउट आया है 8th। ये भी फर्जी सवाल है। एट देखो,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता हूं, माइनस माइनस को रिपेल, माइनस माइनस को रिपेल, ये दोनों फोर्स से एक दूसरे को कैंसिल कर दे। माइनस क्यू अट्रैक्ट, सॉरी माइनस क्यू रिपेल, 2q अट्रैक्ट। तो एक तो इधर की तरफ फोर्स आ गया लेटेस्ट से F और 2F, 3F का। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है F से, ये ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा 2F। तो एक इधर की तरफ आ रहा है 3F, एक इधर की तरफ आ रहा है 2F, तो ये तो कहीं इस तरफ जाएगा। तो आंसर वोंट बी अलोंग none of these, answer will be none of these। x को नेग्लेक्ट क्यों किया? अरे नीलेश, नीलेश कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो x को नेग्लेक्ट किया? कहाँ नेग्लेक्ट किया है मैंने? कहाँ नेग्लेक्ट किया बताओ? किस इक्वेशन में नेग्लेक्ट किया बताओ? यहाँ मैंने ऐसे बोला कि l माइनस एक्स को l लिख लो, खुद के दिमाग में जबरदस्ती। यहाँ मैंने बोला कि x को नेग्लेक्ट करना है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। अब इसको आगे भी सॉल्व करके दे दूं आपको बेटा, तो आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको स्पून फीडिंग करा रहा हूं मैं। k से k कटा, q से q कटा, छोटे q से छोटा q कटा, तो l माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, l माइनस एक्स बराबर 2x, x बराबर l बाय 3। बात समझ आया हाँ या ना? कहाँ नेग्लेक्ट किया है? जबरदस्ती अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। तो बताओ मेरे को, ये था आपका 8th क्वेश्चन। 8th के बाद में 9th की तरफ बढ़ सकता हूँ। 9 भी डाउट है? हाँ, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन अच्छा सवाल है। Two identical positive charges are fixed on the y-axis at equal distance from origin. A particle. Two identical positive charges are fixed on the y-axis at equal distance. ये लो भाई, यहाँ पर रख दिया पॉजिटिव, यहाँ पर भी रख दिया पॉजिटिव। किसका डाउट है? नहीं, हाँ अच्छा सवाल। देखो, two positive charges fixed on the y-axis at equal distance from origin. A particle that starts on the x-axis at a large distance from O moves along positive x large distance. A negative charge passes through origin and moves far away from O. Direction A is taken as positive along its direction of motion. मतलब
राइट की तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो बताओ मेरे को, जब ये -q वाला यहाँ पर आएगा तब ऊपर वाला उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, नीचे वाला उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो बताओ इस इंस्टेंट पर उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। तो अगर मैं एक्सेलरेशन और x का ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए। मतलब या तो आंसर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। अब जब ये एकदम इंफिनिटी पे है तब तो नेट फोर्स 0 है, तब भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। मतलब अब मेरे पास में आंसर बचे हैं या तो बॉम्बे या कैलकाटा। बताओ मैंने ऑप्शंस ए और डी को कैसे टर्मिनेट किया, एक्सक्लूड किया, समझ आया? तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है -q, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इधर और ये अट्रैक्ट कर रहा है इधर, तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ आया है। मतलब इसका एक्सेलरेशन तो लेफ्ट की तरफ है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव मानते हैं। मतलब जब वो क्रॉस कर लेगा तब उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो इंफिनिटी पे 0, बीच में कहीं पर मैक्सिमम होगा, फिर वापस 0, फिर वापस से एंड सो ऑन। तो आंसर मैं बी टिक करके आऊंगा। बात समझ आई या नहीं है? Am I clear? आगे बढ़ जाओ भाई। राइट वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पर नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ ही होगा। राइट वाला पॉजिटिव है तो लेफ्ट वाला नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे से उतर जाएगा। चलिए 9th के बाद में आ जाते हैं अपन 10th पे। Four equal positive charges are fixed on the vertices of a square perpendicular Q Q Q Q सेंटर पे, इधर की वजह से इधर, इधर की वजह से इधर, इधर की वजह से इधर, इधर की वजह से इधर। तो ये चार वेक्टर को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये चार वेक्टर को अगर मैं ध्यान से देखूं, हाँ डिफरेंशिएशन करना है। देखो ध्यान से, चार वेक्टर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ध्यान से, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है। कुछ ऐसे चार वेक्टर दिख रहे हैं, हाँ या ना? देखो इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वाले के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को खा जाएगा, इधर वाले मेरे वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपकी तरफ वाले के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को खा जाएगा, और सबके वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और आंसर ऊपर आ जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ या ना? अगर ये चीज समझ आई तो देखो ध्यान से, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एफ था। तो देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये अल्फा है, तो 4f sin अल्फा इज द 4e। इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है भाई? 4 पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड ऑन द स्क्वायर z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तो ये लो 4e sin अल्फा। अब ये वाला डिस्टेंस है y, ये है l, ये है l, ये वाला कितना हो जाएगा? √2l/2 बोले तो l/√2। तो साइन थीटा और साइन अल्फा कितना हो जाएगा? y अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन 2। और e कितना हो जाएगा? k q अपॉन
y L square upon 2. इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ y डिफरेंशिएट कर लेना, मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा। मैक्सिमा आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इन्फिनिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है जो आप रिंग में करके आए थे। रिंग के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? KQY अपॉन y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, याद है? तो यहाँ पर वो रेडियस हो जाएगी जो यहाँ पर L/√2 है। समझे कंसेप्ट को? हाँ या ना? देखो ये E है और ये 4E sin अल्फा है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नेट आएगी जो आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी कि 4KQ into y अपॉन y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 3। तो देखो 4Q इज द टोटल चार्ज और यहाँ पर ये रिंग पे चार्ज होता है टोटल, और नीचे y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखो ध्यान से, y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। सिमेट्री आई होप दिखी होगी आप लोग को। फंक्शन आ गया है d अपॉन dy इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे। रिंग के अंदर कितना आता था? रिंग के अंदर क्या आता था? r/√2। अरे रिंग का डेरिवेशन तो क्लास में कराया होगा। r/√2। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है? L/√2। r/√2 मेरा आंसर है और r की जगह मैं L/√2 लिख दूंगा तो L/√2 कितना हो जाएगा? L/2। तो आंसर चेक कर लेंगे, d डेली हो जाएगा। तो इस रिंग से कंपेयर किया, आप चाहो तो बिना उसके भी कर सकते हो डिफरेंशिएट करके। चलो अच्छी बात है। 10th के बाद 10th के बाद है 12th। 12th देख लेते हैं। क्लास में हो गया 12th। किसने पूछा है भाई 12th? बहुत ऊपर चलेगी ये चैट, मैं वापस से पीछे जाके तो नहीं देखा। 12th क्वेश्चन किसका डाउट है बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। यहाँ पर -2 लैम्डा है, यहाँ पर +2 लैम्डा है, यहाँ पर माइनस लैम्डा है, यहाँ पर प्लस लैम्डा है। तो ये प्लस लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई इधर, +2 लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, माइनस की वजह से आई इधर, 2 की वजह से आई इधर। तीनों का वेक्टर एडिशन करो ना। वह जिसने भी पूछा है देखो, इसके आगे क्या नहीं कर पा रहे हो क्या? हो जाएगा। अरे जिसने भी पूछा है हो जाएगा क्या करना है मेरे को बताओ, अगर नहीं हो रहा हो तो मैं और आगे सॉल्व करूं। प्लीज रिस्पॉन्ड। इसके आगे नहीं हुआ प्रियांशु से, तो प्रियांशु बताओ मेरे को। यहाँ पर पॉजिटिव है और लैम्डा है, तो बताओ इस पॉइंट पर ये वाला एंगल थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये रेडियस r है, ये फॉर्मूला आप बताओगे मेरे को, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा।
बताओ प्रियांशु, पारत, आंसर बताओ। टू के लेमडा अपॉन आर, गलत जवाब। हाँ भावेश, आपका आंसर करेक्ट है। सबके आंसर करेक्ट है। प्रियांशु, आपका आंसर नहीं आया अब तक। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाय 2। तो ये बोल देते हैं E1, ये बोल देते हैं E2, ये बोलते हैं E3, ये बोलते हैं E4। तो बताओ E1 कितना होगा? 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 45। ये E1 लिखा है मैंने इस लैम्डा की वजह से। और E2 कितना होगा? 2k इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर साइन 45। ऐसी माइनस की वजह से भी लिख देंगे। इसके आगे भी बताऊं या आप कर लोगे? आ गया, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज 13। सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 12th हो जाए या 13th हो जाए, 12th को कॉपी कर लो, फिर मैं 13th पे आता हूँ। बताओ EX कितना होगा और EY कितना होगा? फाइनाइट है ये। चार्ज डेंसिटी लैम्डा, डिस्टेंस b, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला। फॉर फाइनाइट फॉर्मूला क्या होता है EX का? ये फॉर्मूला याद है या नहीं याद है? ये नहीं पढ़ाया आपको ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है तो अभी के अभी इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिखो। अभी के अभी इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिखो। देखो ध्यान से, पहले इस फॉर्मूले को समझो। ये फॉर्मूला आया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड, फाइनाइट चार्ज रॉड। ये एक फाइनाइट लेंथ की रॉड है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है। यहां से d डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है। तो देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसी रॉड है, ये इधर पॉजिटिव बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर एक कोई डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो देखो ध्यान से, इधर सारे पॉजिटिव मिलके जो धक्का देंगे वो कुछ इधर की तरफ देंगे, हाँ या ना? और ये वाले जो मिलके यहाँ पर धक्का कुछ इधर की तरफ देंगे। तो देखो ध्यान से,
इस धक्के और इस धक्के के दो कंपोनेंट तो जुड़ रहे हैं और एक कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा वहां पर तो प्लस आएगा और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है उसमें माइनस आएगा। ये बात समझ आया या नहीं आया? अब याद करने का तरीका देखो ध्यान से, लैम्डा अपॉन डी लिख लो, उसके बाद में यहाँ पर प्लस आता है, अब यहाँ पर साइन आता है या कॉस आता है ये याद नहीं आएगा। तो देखो इधर ध्यान दो, अगर ये रॉड फाइनाइट की बजाय इनफाइनाइट होती, अगर ये रॉड फाइनाइट होती तो देखो ध्यान से ये पॉइंट इंफिनिटी में जाता है, तो जो मेरा एंगल है वो 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर गलती से cos प्लस cos बीटा कर दिया तो cos 90 0 प्लस 0 हो जाता, लेकिन साइन किया है तो 1 प्लस 1 2, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट रॉड इज 2k लैम्डा अपॉन r, तो 1 प्लस 1 और ये d r के बराबर है। बात समझ आई हाँ या ना? कैसे साइन थीटा याद करने का तरीका। और वही यहाँ पर देखो ध्यान से, ऊपर पॉजिटिव ज्यादा है नीचे पॉजिटिव कम है, तो नेट तो डाउनवर्ड आएगा। अगर ऊपर पॉजिटिव ज्यादा है तो उनका धक्का जो इधर की तरफ आएगा उसका नेगेटिव वाला कंपोनेंट, इन दो का धक्का इधर की तरफ, उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली तो नेट डाउनवर्ड ही आएगा। तो अगर मैंने ये नेट डाउनवर्ड लिख दिया है तो k लैम्डा अपॉन डी इंटू कॉस के अंदर अगर एंगल बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू छोटी होती है, कॉस बीटा बड़ा होगा तो मैंने कॉस बीटा माइनस कॉस। अब बताओ मेरे को बात समझ आई हाँ या? फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ के याद करना है। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, प्लीज नोट इट डाउन। शिवेन माथुर क्या बताऊं, फॉर्मूला रटना है आपको, बता तो दिया फॉर्मूला। You have to remember this formula. अब इस फॉर्मूले का यूज करके 13th क्वेश्चन करने की कोशिश करो। प्लस हमने नोट कर लिया, मिटा दूं? मिटाना क्या है, नीचे जगह पड़ी है ना, यहाँ पर करते हैं अपन टी वाई में साइन आएगा क्या, ये कौन है, ये तार, ये साफ साफ शब्दों में आपको ई वाई में कॉस दिख रहा है, एकदम आंखें खराब नहीं है, थोड़ी सी भी सही होगी दिख रहा है, तो ये कॉस है। डायग्राम में ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, डायग्राम में ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, कॉस बीटा माइनस कॉस। नहीं कंपोनेंट का नहीं सोचना है अपने को कि यहाँ पर मेरे को थोड़ी ना पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किधर है, मेरे को तो ये पता है कि इधर दो कंपोनेंट जुड़ रहे हैं और ये कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। जब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करके आंसर निकालता हूँ तो जो साइन का इंटीग्रेशन होता है और कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है, मॉड ले लिया है, प्लस माइनस छोड़ो, इसीलिए यहाँ पर उल्टा आ रहा है। इंटीग्रेशन अपन चाहे तो कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेशन कभी ना कभी क्लास में करवा ही देंगे सर, ठीक है ना, डेरिवेशन
क्लास में करवाई गई। चलो अब अपन करते हैं 13th क्वेश्चन। देखो 13th क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P अब बताओ मेरे को, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। अल्फा तो हो गया 0 और बीटा कितना हो गया 60। ये समझ आता है हाँ या ना? ये समझ आता है हाँ या ना? अल्फा तो हो गया 0 और बीटा हो गया 60। यस और नो? तो ये है EX, ये ऊपर की तरफ EY मैंने लिख लिया है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से करूंगा तब भी वही आएगा। EX तो आ जाएगा अपॉन D। D कितना दिया हुआ है? D दिया हुआ है इनटू sin 0 sin 60। EY कितना होगा? K लैम्डा अपॉन D इनटू cos माइनस cos 0। ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। EX आ गया √3 अपॉन D और ये वाली वैल्यू आ गई माइनस K लैम्डा अपॉन माइनस, मतलब वेक्टर ऊपर की तरफ बना दूं। अब एक वेक्टर ऊपर की तरफ है EY, एक वेक्टर राइट की तरफ है EX, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका ये वाला एंगल फाई, tan फाई किसके बराबर होगा भाई? tan फाई will be equal to EY upon EX और 1/√3, तो एंगल आ गया 50 डिग्रीज। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ 30 डिग्रीज पे होगा। दिखा या नहीं दिखा? समझ आई बात या नहीं आई? यस और नो? चलिए कॉपी कर लो अच्छे से 13th क्वेश्चन, उसके बाद में 14, 15, 16 देखते हैं। मिटा दूं? EY इक्वेशन रिपीट। EY अल्फा रखा 0, बीटा रखा 60, cos 60 is 1/2, 1/2 minus 1 is minus 1/2। तो ये नीचे की तरफ वेक्टर अगर माइनस आ रहा है मतलब फाइनली ऊपर की तरफ आ जाएगा EY। EY की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर की तरफ K लैम्डा अपॉन 2। क्या रिपीट करूं? बस इस फॉर्मूले के अंदर अल्फा और बीटा डाला है मैंने और कुछ भी नहीं किया। चलो, that was your 13th question. के बाद में है 14th क्वेश्चन। Two equal negative charges are fixed at 0, a and 0, minus a on the y-axis. A positive charge q is released from rest from a point 2a, this the charge q will execute oscillatory motion but not simple harmonic motion. जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x आता है तब SHM होता है। यहाँ पर फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर तो ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो ये
ऑक्सीलेटरी मोशन होगा, बट एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा है। तो 14th क्वेश्चन वाज थ्योरेटिकल। बात समझ आई? 14 यस और नो? 14 का आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। फोर्टीन 15th हो गया सर, क्लास में समझाया था। अरे कंडक्टर परपेंडिकुलर होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर देख लेना तुम जहां पर भी हो, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी ऑप्शन के अंदर। 15th के 14 and 15 done. Let's move on to 16. 10th भी हो गया, 16th और 20th देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन क्या बोलता है? I know love। इस 16th क्वेश्चन भी क्लास में हो गया, बट ठीक है देख लो, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में हुए हैं। A small particle of mass small m and charge minus q is placed at a point P. The particle will undergo oscillation along the axis of the symmetry with an angular frequency equal to omega। निकालना है मेरे को। ओके, निकाल लेते। देखो ध्यान से, ये रिंग है, Q चार्ज है, तो बताओ मेरे को इस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इस चार्ज और इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा कितना? QE। भाई नेगेटिव है पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा हो तो फोर्स कितना हो गया? Q इंटू KQ इंटू x अपॉन, यहाँ पर देखो मैंने इस x को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये फोर्स की वैल्यू समझ आ गई। अब फोर्स इक्वल टू MA इक्वल टू KQQ अपॉन R क्यूब इंटू x, और एक्सेलरेशन इक्वल टू KQ बड़ा Q अपॉन M R क्यूब इंटू x। अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो देखो ध्यान से, x तो राइट की तरफ है और एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, तो एक माइनस आएगा। तो व्हेनेवर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस x SHM, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट KQ बड़ा Q अपॉन M R क्यूब। बात समझ आई या नहीं आई? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी मैंने, फोर्स लिख लिया QE। देखो ध्यान से, फोर्स QE लेफ्ट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट x राइट की तरफ है, फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो माइनस साइन आएगा। समझ आई बात? हाँ या ना? आयुष नहीं, किसने पूछा था? जिसने भी पूछा था। देख लो 16 कॉपी कर लो, उसके बाद में 2020 पे आ जाता हूँ। पोटेंशियल नहीं पढ़ाया आप लोग को, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर अभी छोड़ दो। आपकी क्या पोटेंशियल? तो 20th क्वेश्चन किसका डाउट है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड द सरफेस। तो ग्राफ पढ़ा होगा, एक बड़ा ही खतरनाक सा ग्राफ पढ़ा होगा। पहले तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, फिर 1/r के प्रोपोर्शनलिटी पे हाइपरबोला जा रहा है। नहीं पढ़ा क्या आपने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है
क्या? अगर ऐसा फॉर्मूला पड़ा है तो 20वां सवाल तो कुछ है ही नहीं। आर बराबर 0 डाल दो एक बार तो सेंटर पे आ जाएगा, आर बराबर कैपिटल आर डाल दो तो सरफेस पे आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। हितार्थ बोल रहा है 18th क्वेश्चन भी बताना है उसको, तो हितार्थ 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। N small drops of size same V collapse to find a single drop, then potential charge conservation करो। पहले तो N drop है सेम साइज, छोटे छोटे ड्रॉप है। 18th भी क्लास में परसों ही कराया है, 2 बार हो गया है क्लास में। तो बेटा क्लास, या तो हितार्थ आप क्लास अटेंड नहीं करते हो या फिर आपको क्लास में बातें समझ नहीं आ रही है, क्यों पूछ रहे हो फिर 18? देखो छोटे से का मान लेता हूँ रेडियस है R, ऐसे कितने छोटे छोटे n है, इन सब को जोड़ के एक बड़ा बनाया तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा v डैश इक्वल टू k इंटू एन क्यू अपॉन कैपिटल R। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और एक और वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देना। 18th क्वेश्चन की ये 2 इक्वेशन तो मैंने यहाँ पर बना दी है। n छोटे छोटे उनका पोटेंशियल की, बड़े वाले का पोटेंशियल v डैश रेडियस r, इसके लिए स्मॉल r, और उसके अलावा n into 4/3 pi r cube equal to 4/3 pi capital R वॉल्यूम कंजर्वेशन। चलिए फिर 20 ऑल डन, 21 to 30 अपने डाउट बोलो। 21 क्वेश्चन गलत है, पता नहीं, देखते हैं। देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है मेरे को नहीं पता। अभी तो आप अपने 20 से 21 से लेके 30 तक के डाउट बोलो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऊपर। 21, 23, 25, 28, 29। अब 28 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, से रिपीट मत करो, कोई नया है तो वो लिखो। 22, चलो डन। प्रीत गहलोत, मैंने 30 तक ही डाउट बोलने के लिए बोला, 22वां ऑलरेडी आ चुका है ना। कैसे गलत है सर? 21 सही है, मेरे को नहीं पता 21 सही है गलत है, अभी देखता हूँ। 21st क्वेश्चन किसी ने बोला मेरे को अभी कि 21 गलत है, देखते हैं 21st क्वेश्चन है क्या। हाँ 21st, if the electric potential of the inner metal sphere is 10 volt and that of the outer shell is 5 volt, potential at the center will be equal to 5 volt। आंसर क्या है इसका? 21 आंसर इज 21 आंसर इज, बाहर वाले का कितना है और अंदर वाले का कितना है? बाहर वाले का जो होगा वही सेंटर पे होगा, बाहर वाले का 10 वोल्ट, आंसर इज 10 वोल्ट। क्या बताऊं? 21st क्वेश्चन, वो ग्राफ पढ़ा है आपने, जो बाहर का पोटेंशियल वही सरफेस का पोटेंशियल, तो बाहर का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो अंदर हर जगह का पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट। इसमें गलत नहीं है, सही है। 21 is the easy question, करेक्ट क्वेश्चन। भाई सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है अंदर वही पोटेंशियल होता है। अंदर वाले का 10 वोल्ट दिया हुआ है ना, तो आंसर 10 वोल्ट हो गया।
इनर मेटल स्फीयर, हाँ तो मैं बोल दिया ना बेटा, अगर मेटल बोल दिया तो सारा चार्ज वैसे भी बाहर ही आ जाएगा, समझ गए? करेक्ट है, 21st करेक्ट है। आगे बढ़ जाऊं? Shall I move forward? Yes or no? 21st के बाद में 22nd, क्या है भाई अगला सवाल? 3 concentric metallic spherical shell ABC of radii ABD have surface charge density minus sigma plus sigma, the potential of the shell. Okay, 3 concentric shell मान लो, 1 2 3, इसके ऊपर चार्ज Q1, ये Q2, ये Q3। यहाँ तक एकदम ठीक है, Q1 Q2 Q3 मान लो। सबसे छोटी रेडियस A, Q1 अपॉन 4 पाई A स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस सिग्मा। Q2 अपॉन 4 पाई B स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है प्लस सिग्मा। एंड Q3 अपॉन 4 पाई C स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस सिग्मा। यहाँ समझ में आ गई? Yes or no? This is shell A, this is B, and this is C. So what will be the potential of A? KQ1 upon A plus KQ2 upon B plus KQ3 upon C. आया ना? Q1, Q2, Q3 सब कुछ उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? यही तो सवाल था 22वां। इसके ऊपर चार्जेस मान लिए Q1, Q2, Q3, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है? चार्ज इक्वल टू माइनस सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया इक्वल टू सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया अपॉन माइनस सिग्मा। शेल ए का पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, मेरे को सबकी वजह से लिखना पड़ेगा। तो ए की वजह से पोटेंशियल कितना है? KQ अपॉन रेडियस थी, इसके ऊपर चार्ज। अब सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही इसके हर पॉइंट पे होगा, सेंटर पे इतना हो गया। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट इज 22 के बाद में 23। मिटा दूं? अब 23 देख लेते हैं। थर्ड क्या है भाई? A charge having some mass is resting in equilibrium at a height h above a center of a uniformly charged non-conducting horizontal ring of radius r. The force of gravity acts downward the equilibrium of the particle. Okay, a charged particle. तो ये नॉन अगर होगा तो KQ into सबका ये slant height लिख लेंगे। डिफरेंशिएशन का सवाल है वापस से। ये रिंग है, कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं नॉन कंडक्टिंग है तो यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ऐसा कुछ है।
बट इस पॉइंट पर सभी चार्जेस का डिस्टेंस वो स्लांट हाइट के बराबर ही तो है, सही है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू क्या दिया हुआ है, नॉन कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल चार्ज पार्टिकल हैविंग मास रेस्टिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज भी तो बोला हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज बोला हुआ है तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई, यहाँ है ना। तो यहाँ पर जो भी चार्ज पार्टिकल होगा कि उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा ये, और नीचे की तरफ mg, बैलेंस कर लेना, हाँ या ना। हल्का सा नीचे लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो वापस से ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर लेके गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो mg वापस से नीचे लेके आ जाएगा। तो ये SHM कर रहा होगा सॉल्व, अगर x बहुत बड़ा है तो r के मुकाबले। खैर अपन यहाँ पर इसके ऊपर नेट फोर्स लिख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, ये वाली x की वैल्यू h दी हुई है आपको ऑलरेडी, ये वाली h दी हुई है तो यहाँ पर h लिख देना। अब मान लो ऊपर की तरफ लेके गए हैं mg माइनस के क्यू इंटू एच प्लस एक्स इंटू क्यू अपॉन एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज द रिजल्टिंग फोर्स। अब ये रिजल्टिंग फोर्स कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है, इसको डिफरेंशिएट, हाँ या ना। यस और नो। और स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करना भी आपको आता है, याद करो। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके देखना, 25, 28, 29 और देख लेते हैं। 25 ठीक ठाक सवाल है, इजी क्वेश्चन है 25 भी। 28 क्या बोलता है, ठीक है 25, 28, 29 देख लेते हैं। हाँ वही स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डीओ अपॉन डीआर वाली का अटेम्प्ट करना होगा 23rd। आगे बढ़ते हैं 25th पे। मैंने तो x ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया है, याद करो आप लोगों ने 11th क्लास में ऐसा कुछ देखा था ग्राफ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए मेरे को हल्का सा डिस्प्लेसमेंट तो देना पड़ता था x, अनस्टेबल चेक करने के लिए हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देना तो पड़ता था x। चलिए अगला सवाल आ जाते हैं 25th, क्या बोलता है 25वां सवाल। When a negative charge is released and moves in electric field, it moves towards a position. Okay. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है, कम होता है। तो वह नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर अगर एक नेगेटिव चार्ज रिलीज कर दूंगा तो वो तो इस तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है तो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल, तो इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल
it moves towards the potential of higher potential and lower potential energy, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। बात समझ आई या नहीं आई? It move towards higher potential, और potential energy जितनी ज्यादा कम होगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। 25 थियोरेटिकल क्वेश्चन था, समझ आया या नहीं आया? आ गया। चलो 25 के बाद में 28 देख लेते हैं। An infinite non-conducting sheet of charge is a surface charge density in the separation between two equipotential surfaces potential difference। अरे नहीं कर सकते? सिग्मा पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, डी निकाल, डेल्टा भी पता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दिया हुआ है। सेपरेशन डी आपसे पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शीट की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर वाले की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। क्या दिया? इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। अच्छा एक ही है, दो नहीं है, एक ही है दो नहीं है, मेरे को लगा दो शीट है, एक ही शीट है यहाँ पे। तो शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कर दो। आगे जाके कैपेसिटर के अंदर दो शीटें आ जाएगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और अगर प्लेट बोला होता तब भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। ठीक है, सिंगल नॉन कंडक्टिंग शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इजी? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, एप्सिलॉन पता है, डी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज 20, ये था 28, 29 देख लेते हैं। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। Four equal charges plus Q are placed at the four corners of a square with its center at origin lying in the YZ plane. The electrostatic potential energy of fifth charge varies as okay. कुछ इस तरीके की पिक्चर है, ये YZ प्लेन पे यहाँ पर चार चार्जेस पड़े हुए हैं। सेंटर से ये डिस्टेंस बताओ मेरे को, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, निकाल सकते हो? ये x है, ये नल का आधा है, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? k q1 q2 अपॉन r। तो यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है तो इसका डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी u1, तो 4 टाइम्स ऑफ k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस r। फंक्शन नहीं बना सकते क्या? अभी तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ओके फाइन, तो अभी मत करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज
के Q1 Q2 अपॉन R, छोड़ दो। चलो आगे बढ़ जाओ। 31 to 40, 33, 34, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? नहीं पढ़ा है क्या अब तक इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी दो सरफेस होती है जिनका पोटेंशियल सेम होता है। आगे जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो बेटा, उसके अंदर एनर्जी का यूज आएगा। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाई है? नहीं पढ़ाई है तो you will not be able to solve this 34th, 34th भी नहीं होगा, 35th भी नहीं होगा। तो अभी थोड़ा वेट करो। 38th क्वेश्चन अगेन एनर्जी का सवाल है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगेगा, एंगुलर मोमेंटम लगेगा, सॉरी। और क्या क्या डाउट्स हैं आपके? थर्टी फिफ्थ डन इन क्लास। हाँ तो ठीक है, 35th सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो जाएगा, क्यू डेल्टा वी। आप लोग को ये सिखा दिया है क्या वर्क इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है? हाँ ठीक है, ये सिखा दिया है तो आप कर सकते हो एनर्जी वाले सवाल। तो जो आपके डाउट, तो क्यों बोल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ? देखो पहले तो 34 और 37 ये दो डाउट देखते हैं। 34 और 37 देखते हैं। 37 बोलता है टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास initially one is at rest on a smooth plane, other is projected along the plane directly from a large distance with the closest distance. Okay, easy question. देखो 37 देखो। इधर देखो 37, ये रेस्ट पर है, इसको मैंने इनिशियली v वेलोसिटी दी है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे जैसे नजदीक में आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये राइट साइड में चल रहा होगा और ये भी राइट में चल रहा होगा और दोनों की स्पीड सेम होगी, तब तक ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये वही वाला सवाल है जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। स्प्रिंग ब्लॉक, इधर से स्प्रिंग आई, कंप्रेशन मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों की स्पीड सेम होगी। याद है ये वाला पॉइंट या नहीं याद है? तो बस वही वाला कंसेप्ट लगाओ। इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू फाइनल एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस के क्यू वन, चार्जेस सेम है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा। एक इक्वेशन तो ये होगी और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मैंने क्या लगाया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये मैंने लगाया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। शुरुआत में हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम है mv, बाद में है 2v1, तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई v/2। ये v/2 उठा के यहाँ रख देना। d इज द मिनिमम डिस्टेंस और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलेंगे इसको। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, बाद में काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी। बात समझ आई या नहीं आई?
तो अब जो भी बचे हुए सवाल हैं 30 के आगे, एक 34 और देख लेते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। सर एकवीं शीट में डाइपोल का एक cos 0 वाला फॉर्मूला है, वो बताया नहीं तो आगे आएगा। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ आयुष। एक वी शीट में डाइपोल एक cos थीटा वाला फॉर्मूला है, वो बताया नहीं है तो आगे आएगा। कौन सा फॉर्मूला बेटा, मेरे को नहीं पता। क्यों नहीं बेटा, ये तो पढ़ाया होगा। √1+3। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट कराया है। हाँ, तो अभी जनरल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से निकालना आगे बताएंगे, कोर्स के अंदर है, आगे आएगा। कराया नहीं है सर, कैसे बताया हर्ष? हाँ, वही tan phi इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2 वाला फॉर्मूला। तो बेटा एक बार शेखर सर को बोलना कि ऐसा ऐसा कुछ पढ़ाएंगे तो सर बता देंगे आप। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा ये 34th क्या है भाई। A circular ring of radius r with uniform positive charge density located in the yz plane of point q projected from the distance towards this initial kinetic energy this। हाँ तो कर लो बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन 34th अगेन। आपको एनर्जी के सवाल अभी तक कराया नहीं है क्या? एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल आप पूछ रहे हो सर, बट व्हाई नॉट डी? प्रीत गहलोत, व्हाई नॉट डी? डी ऑप्शन क्या है? द पार्टिकल क्रॉसेस एंड गोज टू। तो चेक करना पड़ेगा ना, बट दिस एनर्जी कैन रीच नहीं। क्यों ये अपोज कर रहा है ना बेटा, प्लीज देखो इधर, ये पॉजिटिव और यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव इधर आ रहा है तो ये तो इसको अपोज कर रहा है इधर की तरफ। तो मेरे को थोड़ी ना पता है कि ये एग्जैक्टली यहाँ तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। मेरे को चेक करना पड़ेगा कहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अप्रोच कर रहा होगा। तो मेरे को चेक करना होगा ना कि कहाँ पर एनर्जी 0 होगी। मैंने यहाँ पर एनर्जी क्या इतनी दी है कि यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। अगर मैं इसको एनर्जी कम देता हूँ तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, ज्यादा देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक, और ज्यादा देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। समझ आई बात? क्योंकि डी ऑप्शन के लिए इससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ तो वही तो, जितनी वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से अपन को सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ध्यान से, और थोड़ा और दिमाग लगाओ। सर बट क्लास वी जस्ट फाइंड वर्क टिल ओरिजिन। बेटा आई डोंट नो। आपको ये जो 34th क्वेश्चन है उसके अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। अब आप एक तरफ बोल रहे हो कि आपके पोटेंशियल एनर्जी हुई नहीं है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है कुछ, यहाँ पर पोटेंशियल है कुछ V1, यहाँ पर पोटेंशियल है कुछ 0। तो वर्क डन इक्वल टू Q डेल्टा V। वर्क डन बोले तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसमें। मेरे को नहीं पता कि मैंने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर वो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली Q डेल्टा V के बराबर है तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा।
उससे कम है तो कहीं बीच में आ जाएगा, उससे ज्यादा है तो कहीं आगे चले जाए। समझ गए? हर्ष 33rd आपका डाउट है, 33rd क्वेश्चन क्या बोलता है? बेटा एनर्जी के ही सवाल हैं, आप लाइन से एनर्जी के सवाल पूछ रहे हो। आपकी क्लास में एनर्जी के सवाल हुए हैं, हाँ या ना? आधे बच्चे बोल रहे हुए हैं, आधे बच्चे बोल रहे नहीं हुए हैं, मेरे को नहीं पता। ठीक है, और अटेम्प्ट करो। आई डोंट नो हुए नहीं हुए। एक हुआ था कल, ठीक है। अरे हर्ष आप नहीं, दूसरा हर्ष है कोई। ठीक है, तो और सवाल होने दो एनर्जी के, और आगे डिस्कशन क्लास लगाएंगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन फिर ले लेंगे। ठीक है ना? तो एनर्जी के क्वेश्चन ऐसे घबराओ मत, इजी होते हैं, मैं तो करवा दूंगा, बट आप करोगे तो आप लोग का फायदा है। हाँ 2 हुए थे, सर ने बोला था ऐसे क्वेश्चन करवाने हैं, तो करवाने हैं तो वेट तो करो। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? एचसी वर्मा लगा रहे हो? लगाओ, एचसी वर्मा लगाओ, उससे बेस एकदम स्ट्रांग बनेगा। चलिए, थैंक यू, स्टे सेफ एवरीवन प्लीज, दैट्स इट फॉर टुडे।